तो आज हम जो हम hoops एंड पाइथन में हमने बेसिकली क्लास एंड ऑब्जेक्ट हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने बेसिकली कैसे क्लास बनाते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, और उसके बाद फिर क्लास जो इंस्टेंस मेथड हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास मेथड हो गए, या इंस्टेंस मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लास वेरिएबल हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल हो गया, और लास्ट क्लास में हमने बेसिकली इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन देखा था। तो आज हम मेनली तीन चीज देखेंगे। एक बोलते हैं डंडर मेथड, ठीक है। फिर होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड इन क्लास, और थर्ड हो गया प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं डंडर डंडर मेथड, और डंडर फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको, मैजिक मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो डंडर मेनली डंडर क्या होता है, अगर इसको डंडर को अगर हम थोड़ा सा ब्रेक करें तो डंडर मतलब डबल अंडरस्कोर। ठीक है, तो मान लो कि अगर एक सिंपल एग्जांपल, अगर हम जैसे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, डबल अंडरस्कोर इनिट और ए। ठीक है, तो जो भी डंडर मेथड होते हैं या स्पेशल मेथड इनको बोलते हैं, या मैजिक मेथड बोल लो, तो उसमें क्या होता है कि डबल अंडरस्कोर रहता है लेफ्ट एंड राइट साइड बोथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनिट एक है, जो कि कंस्ट्रक्टर है, ऐसी str हो सकता है, फिर ऐसी एक कुछ और लेंथ है, फिर ऐड भी है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो मेनली क्या होता है, डंडर फंक्शन को जब भी कोई भी डंडर मेथड या डंडर फंक्शन बनाते हैं तो उसमें हम डबल अंडरस्कोर वो करते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट जहां भी आपको डबल अंडरस्कोर दिखे लेफ्ट एंड राइट साइड में, वो बेसिकली एक स्पेशल मेथड है या मैजिक मेथड है, उस ठीक है, ये सब आप बोल सकते हो उसको। पाइथन में जब हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है कि ये जैसे कुछ स्पेशल मेथड होता है, इनका कुछ स्पेशल पावर होता है। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट एग्जांपल से अगर बताऊं, तो मान लो कि ये सबसे पहले डंडर, ये इनिट करके है डबल अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर। ओके, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, मतलब नेम दिया गया कंस्ट्रक्टर, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले ये चीजें रन होती हैं। ठीक है, तो ये जो डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, तो ये भी एक डंडर, मतलब ये भी एक डंडर फंक्शन है या मेथड बोल सकते हो। ठीक है, ऐसी मान लो कि दूसरा अगर और एग्जांपल देखें, तो जैसे स्ट्रिंग करके है। ठीक है, मान लो str, ये भी एक स्पेशल मेथड है। तो जब भी हम कोई फंक्शन में डबल अंडरस्कोर और ये डबल अंडरस्कोर वो करते हैं, तो वो बेसिकली एक स्पेशल मेथड बन जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कोई भी मान लो यहाँ कुछ भी नाम दे दिए तो वो स्पेशल मेथड बन जाएगा। मेनली क्या है कि ये कुछ इनबिल्ट हो, जिसके थ्रू हम जैसे इनिट हो गया, str हो गया, लेंथ हो गया, ऐड हो गया, ये सब क्या होते हैं पहले से प्री डिफाइंड है, बस हमको इस वे में हम कॉल करेंगे तो वो क्या है, बेसिकली एक स्पेशल पावर दे देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो कि ये str करके है। ठीक है, ये ये क्लास मैंने क्या बनाया, car1, और लेट्स से कि मैं इसको कॉल करूं। ठीक है, और एक क्लास बनाते हैं जिसमें कि लेट्स से कि हम एक सिंपल मेथड यूज करते हैं सो। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि लेट्स से कि अगर आप str यूज नहीं करते हो, आप सिंपल
क्योंकि ये जो मेथड है ये भी रिटर्न क्या कर रहा है, दिस इज अ कार, और जो शो है ये भी रिटर्न क्या कर रहा है, दिस इज अ कार। ठीक है, तो मान लो C1 आप प्रिंट कराते हो, प्रिंट C1। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जा रहा है, ये प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली प्रिंट कर दे रहा है। ये क्या करेगा, दूसरा है जो C2 आपने किया है। ठीक है, इसको अगर प्रिंट करोगे, प्रिंट C2, ये डायरेक्ट प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये जब भी मतलब आप डंडर फंक्शन यूज करते हो तो जब भी आप ऑब्जेक्ट की वो ऑटोमेटिकली वो चीजें रन हो जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए जैसे हम प्रिंट C1 किए, इस केस में ये रन हो गया, लेकिन दूसरे केस में जैसे C2 किए तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाया C2। ये क्या हो रहा है, यहाँ पास ये स्पेशल मेथड नहीं है, तो ये हमको अलग से रन करना होगा। ये मतलब डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही रन नहीं होगा। अगर मेरे को यहाँ पास देखना है दिस इज अ कार, तो मेरे को करना होगा C2 डॉट शो, तब जाके वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो डंडर फंक्शन का क्या होता है, एक मैजिक मेथड और प्री डिफाइंड मेथड दैट पाइथन ऑटोमेटिकली कॉल्स इन स्पेसिफिक सिचुएशंस। ओके, ये एक और एग्जांपल है, जैसे ये जितने भी दिख रहे हैं, जैसे लेंथ हो गया, EQ हो गया, LT हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, स्पेशल मेथड है। STR का मतलब हो गया स्ट्रिंग, LEN का हो गया लेंथ, EQ का मतलब इक्वल टू, LT का मतलब लेस देन, और ऐड का मतलब ऐड। मतलब ये हमने बनाया नहीं है पहले से, प्री बिल्ट। ये जो दिख रहा है, ये इतना पार्ट ये प्री बिल्ट है। ठीक है, हम जस्ट अपने क्लास, जो भी हम क्लास बना रहे हैं उसमें हम जस्ट इसको यूज कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि हमने एक क्लास बनाया बुक। ठीक है, और मान लो एक क्लास सिंपल बुक होता जिसमें कि कोई भी डंडर, मतलब केवल एक इनिट डंडर फंक्शन है वो यूज हुआ है। ठीक है, इनिट क्या है कि स्पेशल मेथड, और इसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो मान लो कि मैं इसमें कुछ भी ऐड ना करूं, केवल इसको मेरे को कॉल करना हो, तो बुक कर दूं, और यहाँ टाइटल ABC। ठीक है, और मान लो ऑथर XYG, और पेजेस 34। ठीक है, तो ये जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, C1 ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये चीजें ऑटोमेटिकली रन हो जा रही हैं। ठीक है, अब देखना है कैसे, मतलब पता करना है, तो आप C1 डॉट टाइटल कर दो। ठीक है, आपको चेक करना है चीजें रन हुई कि नहीं। तो जैसे ही हम ये चीजें वैल्यू दे रही हैं, मतलब डाल रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली इनको असाइन कर देता है। टाइटल में जो फर्स्ट वैल्यू है वो टाइटल में डाल देगा, सेकंड वैल्यू है वो author में डाल देगा, थर्ड वैल्यू को पेजेस में डाल देगा। ठीक है, ओके, तो C1 डॉट टाइटल करेंगे तो ये भी C आ जाएगा। और इसी में अगर आप C1 डॉट ऑथर करोगे तो ये इसमें आ जाएगा, ऑथर में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स से कि इसमें हम कुछ और प्रॉपर्टी ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो ये। ठीक है, मान लो कि मैं एक और स्पेशल मेथड ऐड कर दे रहा हूँ, ये ST डबल अंडरस्कोर STR डबल अंडरस्कोर। ठीक है, और मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, सेल डॉट टाइटल और सेल डॉट ऑथर। ठीक है, ये मैंने किया, और मान लो मैं ये किया। ठीक है, अब मैं मान लो अगर मैं प्रिंट कराऊं C1। ठीक है, प्रिंट कराऊं C1, देखो, तो ये क्या दे देगा डायरेक्टली, मतलब जैसे ही हम C1 को करते हैं, तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो ये चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, इसको मेरे को अलग से मेथड को कॉल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इस मेथड को अलग से मेरे को कॉल नहीं करना होगा। मतलब एक तरीका और है जो हमने पहले भी देखा, कि मान लो कि सेम चीज को अ, अगर मैं STR यूज नहीं कर, ठीक है, मान लो अ, एक मैं
फंक्शन ऐसे ही बनाता हूँ ABC, और लेट्स से इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मेरे को और इसको मान लो रन किए और यहाँ पर सी किया, ठीक है। अभी मैं प्रिंट C1 कराऊंगा तो वो उस वे में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पास मेरे को अगर वो चीजें करनी होंगी तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, C1.ABC इस वे में, तब ये जाके जो चीजें पहले प्रिंट हो रही थी वो है। तो इस चीज को लेट से मैं डायरेक्टली अगर मेरे को प्रिंट कराना है तो मैं STR का अगर यूज करूँ तो ऑटोमेटिकली रन हो जाएंगी चीजें, ठीक है। मतलब आपको कुछ भी प्रिंट कराना है, जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो आप STR का यूज कर सकते हो, STR स्पेशल मेथड, ठीक है। ठीक है, ओके। लेट्स से कि जैसे दूसरा है लेंथ है, ठीक है। मान लो आपको लेंथ ऐड करना है, यहाँ हमने लेंथ ऐड कर दिया। और मान लो एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट को पूरा में मान लो ये हमने एक क्लास बनाया, ठीक है, बुक, जिसमें कि ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हमने STR यूज किया, लेट्स से लेंथ यूज किया इक्वल टू LT ऐड, ठीक है। और लेट्स से कि हम ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट को मान लो ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमारे इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या, मतलब इस क्लास में क्या क्या चीजें हमने ऐड की हैं, स्ट्रिंग जो कि प्रिंट करा सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, लेंथ। लेंथ क्या होगा, मतलब जो पेजेस है वो दे सकता है। फिर इक्वल टू ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं, लेस देन और ऐड, ठीक है। तो मान लो हम ये करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और लेट से प्रिंट में book 1 करूं, book 1, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब लेट से कि मैं लेंथ ऑफ book 1 करूं, ओके, इसमें कोई नहीं है। नहीं, क्यों नहीं आता, ठीक है। तो ये जैसे लेन ऑफ book 1 करेंगे, ओके। ये हमारा बेसिकली इसमें हमने लेंथ फीचर है वो ऐड कर दिया है, इक्वल टू, लेस देन और ऐड, ये चीजें फीचर्स हैं वो भी ऐड कर दिए हैं, ठीक है। मतलब अगर आप
समझोगे कि मान लो कि एक हम लिस्ट अगर बनाते हैं 1,4,5, ठीक है, तो उसमें भी ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। और अगर मैं टाइप ऑफ एक्स करूं तो ये भी क्या है, एक क्लास एंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब सॉरी, टाइप ऑफ, हाँ, ठीक है। तो ये क्या है, आ, इसका क्लास क्या है, लिस्ट, ठीक है, और एक्स क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसमें भी क्या है, इस वे में, मतलब क्योंकि यहाँ हम लेंथ चीजें देख पा रहे हैं, मान लो कि यहाँ पास लेंथ ऑफ एक्स कर रहे हैं, तो ये क्या बता रहा है, लेंथ बता रहा है, ठीक है। तो वहां भी जैसे कि यहाँ बुक में हमने लेंथ ऐड किया हुआ है, राइट। तो जो लिस्ट क्लास है, पाइथन का इनबिल्ट लिस्ट क्लास है, उसमें भी उन्होंने लेंथ फीचर ऐड किया हुआ है, इसीलिए जब हम लेंथ करते हैं तो वो चीजें देख पाते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद जैसे इक्वल टू हमने ऑपरेटर दिया है, मतलब जो हमने क्लास बनाई है उसमें ये इक्वल टू ऑपरेटर भी ऐड किया है। तो ये क्या करेगा, मान लो आप कोई और सिमिलर ऑब्जेक्ट बनाते हो विद द हेल्प ऑफ बुक, मतलब तो वो क्या करेगा, दोनों को कंपेयर कर सकता है, ऐसी लेस देन वाले को भी कर सकता है, ऐड को भी कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पास सेम ये जो क्लास थी, इससे हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए, बुक 1 एंड बुक 2, ठीक है। और फिर हम लेट्स से कि दो चीजें, मान लो कि यही चीज हम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बुक 1 और बुक 2 इक्वल है कि नहीं है, तो ये ट्रू या फॉल्स दे देगा, ठीक है। और ये कंपैरिजन किस वे में हो रहा है, यहाँ आप लॉजिक लिख सकते हो, मतलब रिटर्न क्या कर रहा है, सेल डॉट पेजेस इक्वल टू अदर पेजेस, बेसिकली एक ये इक्वल टू कर रहा है बेस्ड ऑन कि अगर दोनों में सेम पेजेस हैं, मान लो 544 और यहाँ 592 है, इसलिए फॉल्स बताया, अगर मैं दोनों में सेम कर दूं, ठीक है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ऐसी फिर क्या है, लेस देन, सेल्फ डॉट पेजेस लेस देन अदर पेजेस, ठीक है। तो ये भी चीज हम कर सकते हैं, ये बेसिकली लेस देन है कि नहीं है वो बताएगा, ठीक है। तो इसको भी अगर ट्राई करना है तो ये हम कर सकते हैं सिंपली, इस केस में फॉल्स आना चाहिए, ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। थर्ड हमने एक चीज और ऐड की है, ऐड, ठीक है। तो मान लो हम क्या करते हैं, और क्या ऐड करेगा, बेसिकली पेज ऐड करेगा, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ कर दूं बुक 1 प्लस बुक 2, ये क्या कर दिया, पेज ऐड कर दिया, राइट, बुक 1 का और बुक 2 का पेज ऐड किया। तो ये सारे फीचर्स हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एक विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मेथड। तो यहाँ जैसे इक्वल टू है, लेस देन है, ऐड है, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन भी आप यूज कर सकते हो, बहुत सारे, इनको बोलते हैं टेंडर फंक्शन, ठीक है। ओके, इसी में और थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं, तो इसी को ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी बोलते हैं, मतलब इनका यूज करके हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर सकते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है कि हम जैसे कि नॉर्मल प्लस, मतलब पहले से जो ऑपरेटर हैं, ठीक है, प्लस माइनस जो हम करते हैं, मान लो कि कोई वेरिएबल है अगर मैं सिंपल एग्जांपल एक बताऊं, तो मान लो कि आप एक लिस्ट है A1, है ना, 1 2 8, ठीक है, दूसरा एक लिस्ट है A2, और जहाँ है कि 4 8 3, ठीक है। अब हम जब A1 प्लस A2 करते हैं, क्या होगा आउटपुट, क्या होना चाहिए, जब हम A1 प्लस A2 वन करते टू कॉनकैट हो जाएगा वन टू हैं, एट फोर एट थ्री 12843। 4 8 3, ठीक है। तो ये क्या होता है कि दोनों लिस्ट को, मतलब A1 और A2 को जब ऐड करते हैं, तो ये क्या करता है, लिस्ट को अपेंड कर देता है, मतलब दूसरी वैल्यू जो है उसको जस्ट अपेंड कर देगा,
लेकिन लेट्स से कि हम चाहते हैं कि ये ऐसा ना हो कि हम इसको कस्टमाइज कर दें। कस्टमाइज कहने का मतलब कि हमारे केस में आउटपुट कुछ इस वे में आए, 5, 10, 11। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि इसके फीचर्स को, मतलब जो प्रॉपर्टी है उसको हम चेंज करें, मतलब जो ऑपरेटर है जिस वे में बिहेव कर रहा है इसको हम किसी और वे में हम चाहते हैं, मतलब किसी और वे में एडिशन हो। तो उस प्रॉपर्टी को जब हम चेंज करते हैं, मतलब उस ऑपरेटर को चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, तो मान लो कि सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं कि मान लो हमने एक क्लास बनाया नंबर। ठीक है, और वो एक इनपुट ले लिया सेल्फ, और मतलब वैल्यू क्या है कि इनपुट है, और एक ऐड करके हमने स्पेशल फंक्शन ऐड किया अदर। ये ठीक है, तो जब भी हम क्या करेंगे, मान लो कि लेट्स से कि ये क्या करेगा, सेल्फ डॉट वैल्यू और अदर डॉट वैल्यू, ये ऐड हम जब भी यूज करेंगे इसका मतलब ये है कि हमको मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना के, मतलब सेम क्लास से, मान लो क्लास क्या है नंबर, उससे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उनको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो ये हमने वो बनाया। ठीक है, इसको मैं फिर से ये हमारा मान लो क्लास है, और इस क्लास से मान लो हम सेम क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो मान लो हमने n1 लिखा और नंबर दिया। ठीक है, नंबर हमारा क्लास है और हमने क्या वैल्यू दे दी, लेट्स से 23। ठीक, दूसरा हमने दिया n2 और उसमें नंबर दिया 54। और लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको अभी हम कमेंट कर देते हैं। ये जो है, जो ऐड हमने वो किया है वो कमेंट कर देते हैं। पहले मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर हम ये ना यूज करें तो क्या होगा। ठीक है, तो क्लास तो आपका बन जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा, और अगर आपको देखना है n1 डॉट वैल्यू, ठीक है, तो ये आएगा 23, और ऐसे n2 डॉट वैल्यू ये आएगा 54। ठीक है, लेकिन मान लो कि आप कर रहे हो y इक्वल टू n1 प्लस n2 करना, अब ये क्या दे देगा, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस नंबर एंड नंबर। ठीक है, ये चीजें पॉसिबल नहीं होंगी। ठीक है, मान लो अगर इसी को मैं n1 डॉट वैल्यू कर दूं, और n2 डॉट वैल्यू कर दूं, अब ये क्या होगा, हो जाएगा। ठीक है, 77। ठीक, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, एक्चुअली मैं चाह रहा था कि सिंपल हम बनाए तो n1 प्लस n2 इस वे में, लेकिन ये चीजें अभी पॉसिबल नहीं है। तो उस चीज को पॉसिबल अगर हम लेट से कि एक स्पेशल फंक्शन ऐड कर देते हैं, ऐड और सेल्फ कॉमा अदर। अदर मतलब जब भी मेनली ऐड करने के लिए दो वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ अदर वो करते हैं, और इसको हम रिटर्न करते हैं, और रिटर्न सेल्फ डॉट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू जब जो यहाँ से ले रहा है, दूसरी वैल्यू जो दूसरे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है उससे ले रहा है। ठीक है, तो मान लो कि सेम क्लास से, मान लो नंबर क्लास से हमने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया n1 और दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया n2, और लेट से दोनों को रन करते हैं। अब मैं y इक्वल टू n1 प्लस n2 करूं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको मैं रन करूं 77 आ जाएगा। अब ये चीजें पॉसिबल है। ठीक है, तो ये मेथड ऐड करने से हम इजिली चीजों को ऐड अप कर सकते हैं, मतलब। ठीक है, अब यहाँ जो भी लॉजिक है, मतलब ये आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, कि किस वे पे एडिशन करना है। ठीक है, तो मान लो कि हम क्या करते हैं, इसी में हम एक बेसिकली लिस्ट वाला चीज बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पास आप देख सकते हो ऐड सब्ट्रैक्ट मल स्ट्रिंग। अगर लेट से मैं ये वो करूँ, एक और मैंने क्लास बनाया, सेम क्लास, और उसमें अभी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन स्ट्रिंग कर देते हैं। ठीक है, बिफोर दैट इसी में अगर मान लो मैं y
टू इक्वल टू n1 माइनस n2 करूं, ठीक है, तो क्या ये चीज पॉसिबल होगी? एरर दे देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने केवल एडिशन का यूज किया है, इसलिए केवल एडिशन होगा, बाकी उसके अलावा कुछ भी वैल्यू हम वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम थोड़ा सा मॉडिफाई किए सेम क्लास को, उसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और स्ट्रिंग ऐड कर दिया, ठीक है। तो लेट्स से इसको मैं रन करता हूँ और फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मतलब दो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ये दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मान लो मेरे को प्रिंट करना है n1, क्योंकि हमने str ऐड किया हुआ है, तो ये मैं करा सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब हम करा सकते हैं, ठीक है। तो मान लो y1 को मैंने किया n1 प्लस n2 और लेट्स से y1 किया, ये हो जाएगा। हाँ, ठीक, ओके। फिर आप इसी में n1 माइनस n2 भी कर सकते हो, ये भी हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये भी हो जाएगा। और मल्टीप्लाई हो गया, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो भी आपने ऐड की है वो चीज पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स से कि वेक्टर वाला चीज हम देखते हैं। तो जैसे कि लिस्ट है, मान लो ए है, ए में 1 2 3 है, बी में 4 5 6 है, और मैं दोनों को ऐड करूं नॉर्मल वे में, अभी ये क्या हो रहा है? अपेंड हो जाता है, ठीक है। लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैं क्या चाहता हूँ आउटपुट में, कि ये कुछ ऐसा दिखे, मतलब अगर दोनों को ऐड करें तो 5 और 7 और 9 हो जाए, ठीक है। ये तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं वेक्टर, ठीक है। और मान लो सेल्फ डॉट वैल्यू, और इसके लिए दूसरा जो है, क्योंकि एडिशन है तो हम एक ऐड अप कर देते हैं और सेल्फ कॉमा अदर कर देते हैं, ठीक है। और अ, मान लो इसको हटा देते हैं, यहाँ पास हम अपना कोड खुद लिखते हैं, तो फॉर मान लो एक जेड बनाते हैं और एक एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं, ए प्लस बी, और बेसिकली एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनाते हैं। अ, अ, देख, मान लो एक जेड होता, और हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में फॉर ए कॉमा बी इन जिप फंक्शन का यूज कर लेते हैं, जिप ए कॉमा बी, ठीक है। और यहाँ पास मैं ए प्लस बी कर दूं, ठीक है। तो जिप क्या करता है, अ, मान लो मैं सिंपली अगर यहाँ पास एक, जैसे ए और बी है ना, इसको मैं लेट्स से z1 इक्वल टू कर दूं जिप ए कॉमा बी, ठीक है। अब मैं z1 को देखूं तो ये क्या कर देगा, ये बेसिकली क्या करता है, एक टुपल्स बना देता है, 4 और 1 को एक टुपल्स बनाएगा, 2 और 5 को एक टुपल्स बना देगा, 3 और 6 का एक टुपल्स बना देगा, ठीक है। तो अगर मैं ये रन करूं और जेड कर दूं, ठीक है,
तो देखो ये 5 7 9 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेम चीज को जो ये लॉजिक है आ, हम यहाँ पास लिख सकते हैं। ठीक है, तो z इक्वल टू, और ये क्या है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का। ठीक है, अब यहाँ मेरे को ए देखना है, तो मेरे को दो वैल्यू चाहिए, वैल्यूज है और दूसरा क्या है, अदर। तो वैल्यूज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सेल्फ डॉट वैल्यूज। ठीक है, और बी की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, सेल्फ डॉट अदर्स। ठीक है, और रिटर्न, ओके, रिटर्न और वेक्टर और जे। ठीक है, तो मान लो ये मैंने अगर बना दिया। ठीक है, अब एक वेक्टर बनाया v1, दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे v1, और लेट से दूसरा है v2, और लेट से मैं इसको लेट से आउट वन इक्वल टू मैं करूं v1 प्लस v2, वेक्टर ऑब्जेक्ट is नो एट्रीब्यूट अदर्स, सॉरी यहाँ अदर होगा। अब मैं इसको रन करूं, और वेक्टर ऑब्जेक्ट has नो एट्रीब्यूट अदर। एक मिनट, ये वैल्यूज, ठीक है, तब ये आउट प्रिंट करें। ये ये आ गया हमारा आउटपुट। ठीक है, आउटपुट वन, तो इसमें 5 7 9 आ गया। इसी में हम अगर बेसिकली एक चीज और ऐड कर दें, बेसिकली str अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और हम देख लेते हैं सेल डॉट वैल्यूज। तो ये क्या करेगा, ठीक है, तो आप प्रिंट भी करा सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो भी फंक्शंस हैं, स्पेशल फंक्शन है, उनके हेल्प से आप इसी को ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते हैं। मेनली पहले आप दो लिस्ट को आप ऐड अप नहीं कर सकते थे, मतलब अपेंड होता था, लेकिन आपको उसको वेक्टर वे में रिप्रेजेंट करना है और ऐड करना है। तो विद द हेल्प ऑफ, मतलब आपने एक स्पेशल, मतलब एक क्लास बनाई और
उसमें ऐड फंक्शन वो किया, और उस लिस्ट को आप किस तरीके से ऐड करना है वो आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पर जैसे v1 + v2 आप कर रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, उनको ऐड अप कर रहा है, ना कि अपेंड कर रहा है। ठीक है, इसका लिस्ट का मैं थोड़ा दिखा दूं, तो जैसे ही आप जब जिप करते हो, मान लो जिप किया, और इसको अगर आप मतलब क्योंकि ये इटरेटर ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, मतलब जैसे ही आप जिप करते हो तो क्या करता है, जनरेटर, मतलब आप उसको इटरेट कर सकते हो। ठीक है, तो उसकी वैल्यू जब आप लिस्ट करते हो तब एक एक करके नेक्स्ट, जैसे हमने नेक्स्ट देखा था, तो वो एक एक करके जनरेट होती है। ठीक है, तो ये जब भी जनरेट होगी तो वो इस फॉर्म में होती है, मान लो 1 2 3 4 5 6 है, तो जब आप जिप करोगे तो 1 और 4 को एक टुपल्स बनाएगा, मतलब लिस्ट ऑफ टुपल्स रहेगा। ठीक, ये ओके, तो ये हो गया हमारा ऑपरेटर, इसी को ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो ये सब डंडर फंक्शन या डंडर डंडर मेथड या स्पेशल मेथड, मैजिक मेथड जो बोलो, वो सबका ये पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आता है नेक्स्ट जो आता है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स इन क्लास। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स इन क्लास। ठीक है, तो अभी तक मेनली इसमें तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है इंस्टेंस मेथड, ठीक है, दूसरा होता है क्लास मेथड, और तीसरा होता है स्टैटिक मेथड। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने मेथड देखे हैं, मतलब स्पेशल मेथड को छोड़ के, वो डायरेक्ट हमने देखे हैं बेसिकली इंस्टेंस मेथड। ठीक है, और तो मेनली इंस्टेंस मेथड में क्या होता है, जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं, मान लो आपने क्लास बनाया कार, ठीक है, और मान लो आपने एक स्पेशल मेथड बना दिया अंडरस्कोर इनिट, जो कि कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और यहाँ आपने कुछ डाला, उसके बाद जो आप मेथड बनाते हो, मान लो डेफ और सो करके आपने बनाया, और इसमें आपने लिखा सेल्फ। ठीक है, तो जो भी इंस्टेंस मेथड होते हैं उसमें पहला जो वर्ड लिखते हैं वो हम लिखते हैं हमेशा सेल्फ। ठीक है, ये क्या लिखते हैं, सेल्फ, हमेशा ये पहला जो वर्ड होगा वो हमेशा सेल्फ होगा, या पहला आर्गुमेंट बोल सकते हैं वो क्या होगा, सेल्फ होगा। ठीक है, तो ये इंस्टेंस मेथड का होता है। मान लो कि जैसे कि ये कार हमने बनाया, और इसमें हमें आर्गुमेंट क्या पास कर रहे हैं, ब्रांड और सेल्फ, मतलब ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर है जिसमें कि हम जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमको ब्रांड का एज ए इनपुट देना होगा। ठीक है, और ये बेसिकली ये इंस्टेंस मेथड है जिसमें कि पहला कीवर्ड क्या है, सेल्फ। ठीक है, तो अगर इसको हम रन करते हैं तो ये नॉर्मली रन हो जाता है। ठीक है, और मान लो एक और एग्जांपल है जिसमें बैंक अकाउंट है विड्रॉ, यहाँ भी ये भी क्लास मेथड है, मतलब इंस्टेंस मेथड है, जिसमें कि पहला कीवर्ड क्या है, सेल्फ, और उसके बाद कोई भी आप और आर्गुमेंट पास करना वो भी आप पास कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सब एग्जांपल किसके, इंस्टेंस मेथड के। ठीक है, उसके बाद आता है क्लास मेथड। ठीक है, तो क्लास मेथड वर्क विद द क्लास इटसेल्फ, नॉट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। इसमें जो पहला कीवर्ड होता है वो सेल्फ की जगह क्या होता है, सीएलएस। सीएलएस जस्ट बेसिकली क्लास मेथड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि एक क्लास मेथड है और उसमें एक डेकोरेटर लगाते हैं, क्लास मेथड। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो ये तो ये मान लो एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब क्लास बनाई कार, और एक क्लास, ये क्या है, क्लास वेरिएबल है, ये हमारा नॉर्मल मतलब कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और उसके बाद हमने एक मान लो कि ये हमारा एक मेथड बनाया, सो टोटल, और इसमें सेल्फ की जगह हम सबसे पहला कीवर्ड क्या होगा, सीएलएस। बेसिकली ये सीएलएस डिनोट करता है कि ये क्लास का मेथड है। ठीक है,
और उसके ऊपर डेकोरेटर लगाते हैं क्लास मेथड, ठीक है। ये हो गया। अब मान लो कि आपने एक दो ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, C1 कार टाटा और C2 कार महिंद्रा, ठीक है। और अगर हम देखें तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मान लो C1 क्रिएट किए कार टाटा, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पास किसको अपडेट कर रहा है, कार डॉट टोटल कार्स प्लस इक्वल टू 1। तो ये क्या कर रहा है, क्लास वेरिएबल को अपडेट कर रहा है और उसमें क्या एडअप कर रहा है, 1, ठीक है। तो कितने बार, दो बार ऑब्जेक्ट बने हैं, ठीक है। तो मेनली एक चेंज किस में कर रहा है, क्लास वेरिएबल में, ठीक है। तो ये अगर हम रन करें, ठीक है, और फिर इसको कॉल करें कार डॉट शो टोटल, और यहाँ जैसे इस वेरिएबल को, क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो यहाँ CLS डॉट टोटल कार्स, ठीक है। क्लास मेथड के अंदर अगर हम क्लास वेरिएबल को एक्सेस करना है तो CLS डॉट टोटल कार्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही आप इसको प्रिंट करोगे तो यहाँ, क्योंकि ये दो बार क्लास बनी है, मतलब दो बार ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो ये क्या कर देगा, टोटल कार्स इक्वल टू 2, ठीक है, क्योंकि ये हर बार प्लस हो रहा है। मान लो एक बार और मैं रन कर दूं इस चीज को, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाना चाहिए, 4, ठीक है, क्योंकि जितने बार भी आप इसको रन करोगे ये क्या करेगा, +1 कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लास मेथड हो गया। अ, मान लो एक और है, ये है कि मान लो एक बैंक अकाउंट है, ठीक है, जिसमें टोटल अकाउंट इक्वल टू 0 और बैंक अकाउंट डॉट टोटल अकाउंट +1, और बेसिकली ये क्लास मेथड है जो कि कितने अकाउंट हैं वो बता रहा है। तो मान लो कि आपने, मान लो ये हमने एक क्लास बनाई और दो लोगों ने बैंक अकाउंट खुलाया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या चाहिए कि टोटल अकाउंट कितने हुए। ये क्या है, क्लास वेरिएबल, हमको मेनली क्लास वेरिएबल को यूज करना है अपने जो जो हम क्लास मेथड बना रहे हैं उसमें क्लास वेरिएबल को यूज करना है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं उसके इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि मान लो बैंक अकाउंट में हम, जब भी हम बैंक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो ये जो क्लास वेरिएबल है वो चेंज होता है। तो हमने जैसे देखा भी था, तो क्लास वेरिएबल शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट, बट इंस्टेंस वेरिएबल और instance variable will not be shared by, it will be unique and it will be related to object only, means you can see it in while creating object only, okay। तो मान लो यहाँ पास हम वो करते हैं, क्योंकि दो बार अकाउंट खुलाया हो तो ये 2 काउंट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया क्लास मेथड। ये भी एक एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि सेल्फ नेम एज, तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर, और ये हमने एक क्लास मेथड बनाया फ्रॉम बर्थ ईयर, और जिसमें कि पहला कीवर्ड क्या है, CLS, उसके बाद हमने कुछ वेरिएबल दे दिए और रिटर्न CLS किया, ठीक है। तो ये समझ लो कि एक अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर भी हम इसको बोलते हैं, मतलब इस वे में अगर वो करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो वैल्यू असाइन कर देता है, राइट। तो मान लो कि हमने क्या दिया, यूजर डॉट फ्रॉम बर्थ ईयर, और यहाँ पास हमने नेम और बर्थ ईयर दिया, ठीक है। यहाँ हमने नेम और बर्थ ईयर दिया। देखो यहाँ पास असाइन करने का दो तरीका है, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्टर भी है और एक हमने क्लास मेथड भी यूज किया है, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको, मान लो आप ऐसे करते हैं, यूजर और यहाँ नेम और एज देना है, ठीक है। तो यहाँ एज क्या देना होता, 60, मान लो 23 आपने दिया, ठीक है। और तो यहाँ आप u डॉट एज करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 23, ठीक है। एक तरीका ये है, क्योंकि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो जाता है,
ठीक, मतलब सबसे पहले कंस्ट्रक्टर रन होता है, तो वो क्या करेगा, नेम में जो भी आपने वैल्यू दी है, नेम में मान लो अमित थी तो वो अमित चला जाएगा, एज में 23 दिया, 23 में एज, मतलब एज के अंदर 23 चलता है। ठीक है, सेम चीज को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मान लो कि आप ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट इस वे में ना कॉल करके आप मेथड यूज कर रहे हो। ठीक है, क्या, फ्रॉम बर्थ ईयर, ठीक है, जिसमें कि आप एक नेम दे रहे हो, मान लो अमित, और फिर मान लो यहाँ पास आ, ये दे रहा 23, मतलब 2002। ठीक है, और यहाँ पास अगर मान लो इसको मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बना दूं u1, और यहाँ मैं कर दूं u1 डॉट एज, सॉरी u1 डॉट एज, तो भी क्या ये बता रहा है 23। ठीक है, यहाँ पास आप 12 कर दो, तो ये 13 एज हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरह से, क्योंकि आप इसको भी इस वे में एक्सेस कर सकते हो, कि ये भी क्या है, एक अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है, एज ए अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हो। उसके बाद है स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड में क्या होता है कि बेसिकली जो आप इंस्टेंस वेरिएबल है या क्लास वेरिएबल, आप दोनों का ही यूज नहीं करते। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल दोनों का ही आप यूज नहीं करते हैं जब भी आप स्टैटिक मेथड यूज करते हैं। ठीक है, स्टैटिक मेथड इज अ नॉर्मल फंक्शन प्लेस इनसाइड अ क्लास फॉर लॉगिंग और ग्रुपिंग, नो सेल्फ, नो सीएलएस, कैन नॉट एक्सेस इंस्टेंस और क्लास डेटा डायरेक्टली। ठीक है, तो मान लो कि और डिफाइन कैसे करना है, कोई भी आप फंक्शन बनाओ उसमें एट द रेट स्टैटिक मेथड लिख दो। ठीक है, जैसे यहाँ इज वैलिड एज, तो एज, एज क्या है आप डायरेक्टली पास कर सकते हो। यहाँ पर आप सेल्फ और सेल्फ आप यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, सेल्फ और सीएलएस, तो मान लो कि ये है, जैसे आपने यूज, मान लो एक ऑब्जेक्ट बनाया यूजर। ठीक है, और तो ये क्या देगा, यूजर डॉट इज वैलिड एज 20, तो ये मतलब जो ट्रू या फॉल्स है वो दे देगा। ठीक है, ऐसे मान लो एक और स्टैटिक मेथड आपने बनाया सी टू एफ, मतलब सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, सिंपल, लेट्स से कि आप इसको कॉल करते हो, तो ये क्या होता है, टेम्परेचर, और उसको वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, किस में, फ़ारेनहाइट में। फिर मान लो कि ये एक और एग्जांपल है जिसमें कि हम अलग अलग मेथड यूज किए हैं, जैसे कि ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया, ये एक स्पेशल मेथड हो गया एसटीआर, मतलब डंडर फंक्शन, और यहाँ हमने क्लास मेथड यूज किया है, और जो कि रिटर्न कर रहा है ये सब। एक और क्लास मेथड यूज किया है परपोनी, और एक स्टैटिक मेथड। ठीक है, और इसको अगर आप रन करते हो तो मान लो प्रिंट करा सकते हो, और उसके बाद मान लो इज वैलिड इंग्रेडिएंट, मतलब ये स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहा है, ये भी स्टैटिक मेथड को कॉल किया। ठीक है, और ये जो है हमारा पिज्जा डॉट मार्गारिटा, ये हमारा क्या है, क्लास मेथड। ठीक है, तो इस वे में आप क्लास मेथड और इस मतलब स्टैटिक मेथड का यूज कर सकते हो। तो मेन डिफरेंस यही है कि क्लास मेथड में आप एज अ आर्गुमेंट क्या यूज करते हो, सीएलएस, और जो इंस्टेंस मेथड है उसमें सेल्फ यूज करते हो, और जो स्टैटिक मेथड है उसमें कोई भी आपका ना सीएलएस यूज होगा ना सेल्फ। बेसिकली आप क्लास के वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल को आप एक्सेस नहीं कर रहे हो स्टैटिक मेथड के अंदर। ठीक है, ओके, उसके बाद लास्ट टॉपिक है, मतलब प्रॉपर्टी डेकोरेटर। ठीक है, प्रॉपर्टी डेकोरेटर में क्या होता है कि मान लो कि आप, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है यूजर। ठीक है, मतलब सॉरी क्लास है यूजर, और लेट्स से इसको आप कॉल करते हो, मतलब इस क्लास को रन करते हो, उसके बाद आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, मान लो a1 इक्वल टू यूजर, और मान लो आपने डाला यूजर 34। ठीक है,
अब यूजर क्या कर सकता है, इसकी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू, जो एज वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज कर सकता है। मान लो उसने दिया u1 डॉट एज और उसने डाल दिया -5, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एज के अंदर क्या डाल देगा, -5। अब मतलब देखा जाए तो एज तो मतलब मतलब जो एज है वो इनवैलिड है, क्योंकि एज तो माइनस में नहीं हो सकती, राइट। तो इस तरह की चीजों को हैंडल करने के लिए प्रॉपर्टी डेकोरेटर काफी यूजफुल होता है। तो प्रॉपर्टी डेकोरेटर में भी दो चीजें होती है, सेटर एंड गेटर, मतलब गेटर एंड सेटर फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो कि अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल, हाँ, मान लो आपने एक ये बनाया यूजर और सिल डॉट यहाँ अंडरस्कोर कर दिया और एट द रेट प्रॉपर्टी केवल लगाना। तो एट द रेट प्रॉपर्टी क्या है, हमारा डेकोरेटर है और एज। तो आप जैसे ही इसको आप लगाते हो, ठीक है, जैसे आप इसको लगाते हो, मान लो आप ये दो केस बताओ, मान लो आप ये नहीं लगाते, ठीक है। अब आप एक वेरिएबल बनाते हो u1 और मान लो आप यूजर देते हो, मान लो यूजर, और इसमें केवल एज देना है 45, ठीक है। अब e1 डॉट एज तो आप कर सकते हो, e1 डॉट, इसको मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, एज टू मान लो, ठीक है। देखो, जो एज वेरिएबल उसको एक्सेस करने का दो तरीका है, e1 डॉट अंडरस्कोर एज किया आपने, ठीक है, एज, तो ये क्या दे देगा, 45, ठीक है। मान लो यहाँ मैंने देता है योर, ठीक है, ये रहने देते हैं। दूसरा क्या है, मान लो इस फंक्शन को आपको करना है, u1 डॉट, मतलब इस मेथड को एज टू आपकी, एज टू, ठीक है। अब पहले इसको रन करना, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एज टू 45। तो जैसे ही हम क्लास मेथड को, मतलब क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, u1 डॉट और जो भी क्लास के वेरिएबल का नेम है वो हम करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लेट से कि मैं फंक्शन को भी, जो मेथड है उसको भी मुझे मतलब ये जैसे हमने ब्रैकेट लगाया, राइट, मतलब ये जो मेथड का नाम क्या है, एज टू, और उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट लगा रहे हैं, ठीक है। लेट्स से कि मुझे ब्रैकेट नहीं लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक सिंपल सा जो डेकोरेटर है, डेप के ऊपर हम एट द रेट प्रॉपर्टी, ठीक है, ये किए, और सेम चीज को मैं इवन डॉट, यहाँ तो चल ही रहा था, मान लो ये अब मैं हटा देता हूँ, ठीक है। देखो, तो ये क्या होता है, मतलब आप समझ सकते हो, ये जो लिखा है एक्सेस मेथड्स लाइक एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो एज क्या है, या इंस्टेंस वेरिएबल को ही मैं एट्रीब्यूट्स बोल रहा हूँ अभी। तो आप उसको जैसे ही आप प्रॉपर्टी लगाते हो, एट द रेट प्रॉपर्टी डेकोरेटर यूज करते हो, तो आप जो भी मेथड है उसको एज अ एट्रीब्यूट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये फायदा है। दूसरा है, इसके बाद आते हैं हम सेटर एंड गेटर, ठीक है। तो ये जैसे मान लो आपने सेम फिर से यही क्लास बनाई आपने, क्या बनाया, यूजर, और एट द रेट प्रॉपर्टी एज, और दूसरे में एज डॉट सेटर। तो लेट्स से कि इसको मैं अभी फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। समझते हैं कि पहले इसी को हम बेसिकली गेटर बोलते हैं, ठीक है। मतलब हम गेटर अलग से लिखना नहीं पड़ेगा, जैसे ही आप सिंपल यही करते हो इसको बोलते हैं गेटर। तो गेटर में क्या करते हो, आप कुछ वैल्यू लेते हो, ठीक है, आप उसमें कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं करते हो,
फॉर एग्जाम्पल पर मान लो कि A1 इक्वल टू, मैंने जस्ट एक बार मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और इसमें एज बोल रहा है, एज देना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, A1, और इसका थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, एज 2, ठीक है। और तो आपने वैल्यू मान लो A1 डॉट एज 2 आप किए, ठीक है। तो ये क्या है, ये वैल्यू दे दिया, जस्ट आप वैल्यू ले रहे हो, गेट कर रहे हो, मतलब गेट, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी सिंपल है, अगर आप इसमें कुछ भी नहीं कर, एट द रेट प्रॉपर्टी लगा देते हो तो पहले तो आप इसको जो फंक्शन है उसको एज अ एट्रीब्यूट एक्सेस कर सकते हो, मतलब यहाँ आपको ये नहीं लगाना पड़ रहा है मेथड होने के बावजूद, ठीक है। तो सिंपल वे में जब हम वो करते हैं उसको हम गेटर बोलते हैं, मतलब इससे हम केवल वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, हम कुछ भी वैल्यू सेट नहीं कर रहे हैं, ठीक। यहाँ इससे भी कर सकते हो, दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। अब लेट से कि आप इसमें कुछ वैल्यू सेट करना चाह रहे हो, मतलब सेट करने का मतलब लेट से जैसे कि यहाँ सेट करने का एक तरीका और है, मान लो A1 डॉट एज इक्वल टू आपने 43 दे दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ बस अगर आपको सेट करना है तो आपको ऐसे देना होगा, क्योंकि ये अंडरस्कोर वेरिएबल है, राइट, अंडरस्कोर एज कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। तो आप यहाँ पास तो सेट कर सकते हो, A1 डॉट अंडरस्कोर एज करोगे तो आपने 43 कर दिया, ठीक है। लेकिन लेट्स से कि यहाँ फंक्शन के थ्रू ही आपको सेट करना है, ठीक है। आप क्या चाह रहे हो, फंक्शन के थ्रू ही सेट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल एक्स, बेसिकली इसके नीचे आपको क्या करना होगा, सिंपल जो ये क्या है हमारा फंक्शन एज, तो हमने एज डॉट सेटर कर दिया, ठीक है। सबसे पहले आपने प्रॉपर्टी वो किया, उसके बाद ये जो फंक्शन है एज डॉट सेटर, ठीक है। अब एज सेल्फ कॉमा वैल्यू, मतलब किस वैल्यू से आप बेसिकली सेट करना चाह रहे हो, और यहाँ पास आप अपनी कंडीशन भी लगा सकते हो, ये जरूरी नहीं है पर आप लगा सकते हो। तो मान लो यहाँ आपने कंडीशन लगाई कि जो भी वैल्यू अगर यूजर एंटर करे 0 से कम है तो वो ये एरर रेज कर दे, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, और अपडेट क्या कर दे, ये जो वेरिएबल है सेल्फ डॉट एज उसमें वो वैल्यू डाल दे, ठीक है, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तभी, ठीक है। तो ये सेटर करने से अब हम क्या कर सकते हैं कि वैल्यू को इसके अंदर वैल्यू डाल सकते हैं कुछ, ठीक है। तो मान लो आपने A1 डॉट यूजर किया और ये आपने किया, ठीक है। तो अभी A1 डॉट एज करोगे तो ये आपका 34 आ गया, ठीक है। लेट्स से आप A1 डॉट एज इक्वल टू 45 करना चाहते हो, मतलब आप सेट कर रहे हो कुछ वैल्यू, नई वैल्यू, एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया उस समय तो वैल्यू वो आ गई, उसके बाद अगर आप कुछ वैल्यू उसको हम सेट करना बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पास मान लो ये करते हैं, तो अब इसमें क्या हो गया, वैल्यू सेट हो गई 45, लेकिन लेट्स से कि मैं यहाँ वैल्यू -23 कर देता, ठीक है। ये क्या दे दिया, तुरंत एरर दे दिया, एज कैन नॉट बी निगेटिव। ये क्या चेक कर ले रहा है कि आप कुछ भी इनवैलिड वो है इनपुट, ठीक है, वो आप एज सेटर का यूज करके आप उस चीज को फंक्शन में बेसिकली मेथड में आप उसको करेक्ट कर सकते हो, मतलब या एरर रेज कर सकते हो, ठीक है। फिर एक मान लो ये है बैंक अकाउंट एट द रेट प्रॉपर्टी, अब मान लो कि यूजर कोई अमाउंट सेट करना चाह रहा है और वो निगेटिव कर देता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा कि जो अमाउंट है वो निगेटिव है कि नहीं है, मतलब वो एरर से रेज कर देगा। बैलेंस, ठीक है। अब लेट्स से कि यही ट्राई करते हैं कि जब कंस्ट्रक्टर बना तब ये लेता है कि नहीं,
ठीक है। तो यहाँ कंस्ट्रक्टर जब बनाएगा तब ले लेगा, लेकिन अगर उसके बाद आप वो करते हो, ठीक है, बैलेंस डॉट, मान लो आप बैलेंस, क्योंकि यहाँ आपने फंक्शन बनाया बैलेंस, और लेट्स से इसमें 700 कर देते हो, ठीक है। इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, बैलेंस डॉट, एक ये ऐसे होगा, ठीक है। तो ये जैसे वो किए, इसको हम रिटर्न कर ले रहे हैं। लेट्स से कि आपको कोई वैल्यू सेट करनी है, डॉट बैलेंस, ठीक है, इक्वल टू लेट्स से -500, ठीक है। तो ये क्या है, एरर बैलेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, अगर आप इसी को प्लस कर दोगे तो ये क्या दे देगा, करेक्ट दे देगा, ठीक है। फिर एक और है, जैसे ये एक और एग्जांपल है, मान लो टेम्परेचर है, और उसमें आप सेटर फंक्शन मतलब सेटर यूज कर रहे हो, और ये डायरेक्ट गेटर है मतलब, ठीक है, ये गेटर हो गया, ये भी एक गेटर हो गया, और ये सेटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पास भी चीजें आप मतलब मेनली यही यूज है, जब आपको वैल्यूज कुछ सेट करनी है या आपको वैल्यू गेट करनी है थ्रू मेथड, तो वहां पास आप इनका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक क्लास एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पास खत्म होता है, ठीक है। और भी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि पाइथन में बहुत सारी चीजें हैं, पर उतनी जानने की जरूरत नहीं है मतलब जेएनआई के लिए। इसमें एक टॉपिक और बच गया, पर उसको मैं जब जो जेएनआई है उसी के समय ही मतलब पैरेलली मैं उसको, जैसे जहां भी उसको यूज करेंगे तो हम वहां पास उसको देख लेंगे। तो वो टॉपिक है मेनली लॉगिंग, एक होता है लॉगिंग, होता है रेस एरर या एक्सेप्शंस, ठीक है, ट्राई एक्सेप्शंस जो करके है, ट्राई एक्सेप्शंस, और फाइल ऑपरेशन, फाइल ऑपरेशंस, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि मान लो कि आप प्रोग्राम लिख रहे हो, और प्रोग्राम में कुछ चीजें आपको लॉक करने का मतलब कि उसको वैल्यू को, मान लो कि प्रोग्राम में आप 10-12 लाइन का प्रोग्राम है, तो आप चाह रहे हो सेकेंड लाइन के बाद जो भी आउटपुट आ रहा है उसको आप कहीं सेव करना चाह रहे हो, बेसिकली उसको लॉगिंग बोलते हैं। तो ताकि आपको पता चले कि ओके, मतलब जब भी आपको डायग्नोज करना है या डिबग करना है प्रोग्राम को, तो वहां पास वो यूजफुल होती हैं, ठीक है। दूसरा एक और है कि मान लो अभी तो हम जैसे जुपिटर नोटबुक में लिख रहे हैं, मेनली स्क्रिप्ट जो होती है वो .py के फॉर्म में होती है, ठीक है। मतलब सेम चीज जो पाइथन है, मान लो आपने एक प्रोग्राम बनाया a.py, तो आप जनरली जो अभी हम .ipynb है वो एक्सटेंशन नहीं होगा, .py एक्सटेंशन होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कहीं भी बीच में एरर आ गया, मतलब वो सिक्वेंसली रन होता है, लाइन बाय लाइन वो प्रोग्राम रन होगा, और जहां भी उसको अगर एरर दिख गया, ठीक है, मतलब आप प्रोग्राम कर रन किए और एरर, तो तुरंत इंटरप्ट करके स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। उस चीज को हैंडल करने के लिए ट्राई एंड एक्सेप्शन करते हैं, कि कई बार क्या होता है कि कुछ वैल्यू अगर आई, तो आप चाह रहे हो कि प्रोग्राम स्टॉप ना हो, ठीक है। अ, उस चीज को हैंडल हम ट्राई एंड एक्सेप्शन से करते हैं। फिर एक और है जो कि फाइल ऑपरेशन। फाइल ऑपरेशन की मान लो आप
कोई टेक्स्ट फाइल है या कोई भी फाइल है, जेसन फाइल है, पीडीएफ फाइल है, कुछ भी फाइल है, उसमें आपको कुछ ऑपरेशन करना है, कुछ यूज करना है, ठीक है। तो उसके लिए मेनली फाइल ऑपरेशंस हो गया, तो ये हम एक क्लास में देख लेंगे। हाँ, तो ये बस बच गया है, बाकी पाइथन का ऑलमोस्ट कवर है, और इतना मोर देन इनफ है जेन एआई के लिए। और जो भी आपने अभी जो देखा है, क्लास मेथड, स्टैटिक मेथड, इसका मतलब जो मैं पढ़ा हूँ उसमें, या जो भी आप लिखते हो उसमें भी उसका बहुत कम ही यूज होता है। अ, तो उतना, पर फिर भी जब भी आप एक मान लो आपने एक जेन एआई को बोला, या चैट जीपीटी को बोला कि कोड लिख के दे दो, उसमें लेट से उसने यूज किया प्रॉपर्टी, अब आपको पता नहीं है कि प्रॉपर्टी होता क्या है, तो उसके लिए ये चीजें जानना यूजफुल है। प्लस हो सकता है कि लेट से कि आपको एक प्रोफेशनल कोड लिखना है, कंपनी वगैरह में एक स्ट्रक्चर्ड वे में कोड लिखा जाता है, तो वहां पास ये क्लास, मेनली क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कोड लिखते हैं, जिसको थोड़ा सा एक्सेस करना, या क्योंकि मान लो कि कुछ चार पांच फाइलें हैं या चार पांच कोड है, अलग अलग फंक्शंस आपने बना, उसको हैंडल करना इजी है। लेकिन लेट्स से कि कोई ऐसा बड़ा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें कि 1000 फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। अब उस चीज को कैसे हैंडल करना, तो उस चीज, उस केस में ये जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट है काफी यूजफुल होता है, ठीक है। और कई बार रीयूज करने में, कोड को रीयूज करना है, जैसे कि हमने देखा इनहेरिटेंस, तो उस चीज में भी ये चीजें काफी यूजफुल होते हैं, तो वहां पास क्लास एंड ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस काफी आ जाता है, ठीक है। तो ये है, बाकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं कुछ दे दूंगा, मैं व्हाट्सएप में मैसेज कर दूंगा। इसके अलावा किसी कोई डाउट तो इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम जेन एआई चालू करेंगे, और जेन एआई के लिए एपीआई की लगेगी, ओपन एआई की, ज- मतलब सभी को मैंने पहले भी बताया कि कैसे लेना है, और अगर किसी को कोई डाउट है तो अ, मेरे को मैसेज कर सकता है या कॉल कर सकता है कि कैसे परचेज करनी है। पर नेक्स्ट क्लास के पहले जो है, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग, क्योंकि जो भी हम लर्निंग करेंगे जेन एआई में, सबसे इम्पोर्टेंट है एपीआई, और जितनी भी इंडस्ट्री हैं ज़्यादातर ओपन एआई यूज़ करती हैं, ठीक है। तो ओपन एआई मेनली चैट जीपीटी जो आप देखते हो, उसी को हम एक एपीआई अपने कोड में अगर आप यूज़ करना है, तो उसके लिए हमको कुछ परचेज करना होता है, ठीक है, तो एपीआई। तो जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें उस एपीआई के का रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो हम फिर मान लो इमेज है, टेक्स्ट है, वॉइस है, जो भी चीजें हैं इंटीग्रेट करना है, वो हम फिर मतलब जो मॉडल यूज करेंगे, एलएलएम मॉडल, वो जीपीटी का यूज करेंगे, तो वहाँ पास वो ओपन की एपीआई की मस्ट होगी। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग एटलीस्ट $10 का आप लोग परचेज कर लें, मतलब अराउंड 1000 to 1200 रुपीज आएगा वो इंटायर कोर्स के लिए, मतलब मोर देन इनफ होगा, मतलब उससे ज्यादा बच जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं लगेगा, इतना मैं बोल सकता हूँ। तो आई थिंक सभी को इतना ले लेना चाहिए। अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, और उसको अगर लेट से, तो मैं उसमें हेल्प कर सकता हूँ। हाँ, ठीक है। तो ठीक है, आज के किसी लिए एक स्पेसिफिक मॉडल का परचेज करना होगा क्या एपीआई? नहीं, नहीं, एक जनरलाइज्ड वो है, मॉडल का ओके। परचेज नहीं। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, अ, जो लोग पिछली क्लास में नहीं देख पाए होंगे, तो मान लो आप क्या करना है, सर्च क्या करना है, चैट सिंपल ओपन एआई एपीआई की, ओके, सिंपल आपको ये करना है। और यहाँ पर सेकंड वाले में जो ब्लू कलर का दिख रहा है, उसमें जाना है, ओपन एआई प्लेटफॉर्म, ठीक है। और यहाँ आप लॉगिन कर सकते हो, जैसे आप लॉगिन करोगे कंटिन्यू विथ गूगल कर सकते हो। अ, मान लो ये मैं करता हूँ, ये हो गया। अब ये जो दिख रहा है राइट साइड में,
सेटिंग्स, ठीक है, दिख रहा है, मतलब ये जो है सेटिंग्स को आप क्लिक करोगे तो यहाँ जैसी इधर लेफ्ट साइड में जाओगे एपीआई कीज, ठीक है, इधर लेफ्ट साइड में दिख रहा है योर प्रोफाइल, फिर ऑर्गेनाइजेशन, जनरल, एपीआई कीज, आपको जाना है बिलिंग में, ठीक है, बिलिंग में गए और जैसे यहाँ मेरे में $3 है तो आप यहाँ पास जो पैसे हैं वो ऐड कर सकते हो, आप पेमेंट मेथड सेट कर सकते हो, मान लो आपको इसके लिए क्रेडिट कार्ड मस्ट है, क्रेडिट कार्ड के बिना ये नहीं लेगा, तो यहाँ पास जो भी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन वो देनी होगी और उसके बाद फिर आप ऐड अप कर सकते हो, ठीक है। एक बार ऐड अप हो गया तो एपीआई कीज जनरेट कैसे करनी है, यहाँ पास जाना है जो एपीआई कीज वाला जो सेक्शन है वो, और यहाँ पास क्रिएट न्यू सीक्रेट एपीआई की नाम दोगे, आप प्रोजेक्ट नाम डिफॉल्ट कर दोगे और लेट्स से एबीसी कुछ कर देते हो, तो यहाँ पास जैसे आप क्रिएट करोगे तो एक एपीआई की जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो ये जो है कि इसको कॉपी करके आपको कहीं अपने कंप्यूटर में आप सेव कर लो, ठीक है। जनरली एक मान लो जनरली क्या करते हैं हम एक डॉट env बनाते हैं, डॉट env फाइल, और मान लो ओपन एआई एपीआई इस वे में की लिख के इक्वल टू ऐसे, हाँ ये मान लो आप कॉपी कर लो और इसको मान लो आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली की जनरेट हो गया, मतलब इसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है। की तो जनरेट हो जाएगा चाहे आप पैसे डालो चाहे मत डालो, लेकिन ठीक है, लेकिन काम तभी करेगी जब आ, मतलब आप में रिचार्ज होगा, मतलब मेनली जो आप ऐड अप किए होंगे तभी वो, ठीक है। और लेट से कि जैसे कि यहाँ अब आप लोग देख लियो तो इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, तो फिर ये अब ये यूजफुल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये है, इस वे में आप लोग की परचेज कर सकते हैं और एपीआई की जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसके पास भी अगर क्रेडिट कार्ड नहीं होगा तो वो बता सकता है, क्योंकि जो भी हम प्रोग्राम यूज करें, मतलब अगर जीपीटी मॉडल्स में बताऊं, ठीक है, ओपन ए प्लेटफॉर्म में मॉडल्स में जाएंगे तो जैसे इसके बहुत सारे मॉडल दिख रहे हैं, जीपीटी 5.2, मिनी, नैनो, ठीक है, 4 वाले भी दिखेंगे, टीटीएस, इमेज, बहुत सारे वो हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं मॉडल्स हम एक्सेस कर सकते हैं, सारे मॉडल हम एक्सेस कर सकते हैं सेम एपीआई की से, ठीक है, अलग अलग हमको नहीं लेना होता है। तो ये जितने भी मॉडल हैं जो दिख रहे हैं, ये सब ओपन एआई के मॉडल हैं, मतलब अगर आप चैट जीपीटी वो करोगे, ठीक है, तो ये जो दिख रहा है जीपीटी 5.2, तो ये लेटेस्ट मॉडल है, ठीक है। एक मिनट, हाँ ठीक है, मतलब जिसको भी दिक्कत हो रही होगी तो मुझे पिंग कर सकता है, ठीक है, मतलब अगर एपीआई की परचेज करने में क्रेडिट कार्ड नहीं होगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड मस्ट है, तो जिसको भी परचेज करना होगा तो बता सकते हैं, ठीक है। फिर तो नेक्स्ट क्लास हमारी ट्यूसडे को है, ठीक है, तब तक एक बार आप लोग पाइथन देख लो, क्विकली रिवाइज कर लो, और जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे जो जेन एआई में है ज़्यादातर पाइथन ही रहेगा, लेकिन उसमें बहुत सिंपल पाइथन का यूज होगा और धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा क्या लेवल का पाइथन रिक्वायर्ड है, ठीक है। मेनली ये जो अभी तक मैं बताया इंटरव्यू के हिसाब से, क्योंकि इंटरव्यू में आपको ये सब पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये सब नॉलेज रिक्वायर्ड है। अदरवाइज कि मान लो आप जेन एआई के लिए प्रोग्रामिंग करना है तो उसमें उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, उतना हैवी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना जरूरी नहीं है, पर इंटरव्यू में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके लिए मतलब इतना नॉलेज रिक्वायर्ड होगा, ठीक है।
ओके, ठीक है, फिर आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू।